हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एवरीथिंग में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में, यानी कि संसद का पहला सदन लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी पढ़ने की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की थ्योरी यहाँ पर कवर कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसी सीरीज में संसद का जो तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा हमने डिस्कस कर लिया, राज्यसभा आज करेंगे, राष्ट्रपति आगे करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 250 सदस्य होंगे। अब यहाँ पर आर्टिकल की बात करी गई है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, 81, 82, 83 और 80, यानी कि 81, 80/1। तो ये जो है यहाँ पर हम बताते हैं कि जो 80 जो है अनुच्छेद, पहले तो ये सुन लीजिए, 80 जो आर्टिकल है ये है राज्यसभा के गठन के बारे में। और जो यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, जो ऑप्शन ए है 81, इसके अनुसार बताया गया है कि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन 250 में से भी डिवाइड किया गया है 238 प्लस में 12, 238 + 12, 238 होंगे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी से। और जो ये 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। और ये जो कितने क्षेत्रों में होंगे, ये 4 क्षेत्रों में होंगे, कला में, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में क्या होंगे, ये 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य क्या करे जाएंगे, मनोनीत करे जाएंगे। ठीक है, तो समाज सेवा हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया और विज्ञान हो गया। तो 12 सदस्य तो हमने 2 भागों में इनको बांट दिए। यहाँ पर भी मैंने साफ साफ दिखाया गया है कि लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर मैंने वर्तमान का दिया, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245 है। देखो हो सकते हैं 250, लेकिन अभी क्या यहाँ पर अपने राज्यसभा में कितने हैं, 245 हैं। अब मैंने बताया था कि 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, बचे कितने, 233 बचे। अब 233 संघ और राज्यों से होंगे, लेकिन उसमें भी डिवाइड कर दिया गया 233 को 225 और 8 में। तो 8 जो है ये होंगे यूनियन टेरिटरी से, और जो 225 यानी कि 225 ये कहाँ से होंगे, ये होंगे राज्यों से। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया है। अब 8 जो हैं, 8 इसमें बताया गया है कि 8 जो हैं यूनियन टेरिटरी से कौन कौन से होंगे। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, यानी कि 3, 4 और 1। 3 दिल्ली से होंगे, 4 जम्मू कश्मीर से और 1 पांडिचेरी से होगा। और राज्यसभा में जो स्थान का आवंटन है वो किस में दिया गया है, वो अनुसूची 4 में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया कि संघ शासित प्रदेशों में कितने सीटों का आवंटन होगा और किस किस संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट। तो ये पहला क्वेश्चन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य से राज्यसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। हमने लोकसभा में सीटों की संख्या के बारे में देखा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितनी थी, इसमें थी, उत्तर प्रदेश में थी, कितनी थी, 80 थी लोकसभा के बारे में। और फिर हमने ये बताया था कि महाराष्ट्र में 48 थी। ठीक है, इन सब का हमने क्या किया था, जिक्र किया था। तमिलनाडु में 39 थी, पश्चिम बंगाल में 42 थी। तो ये सब हमने डिस्कस करी थी। अब ये क्या कर रहा है, राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में जो है 31 सीटें हैं राज्यसभा में। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर सेकंड क्रम में दिया गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है, 19 सीटें हैं। और अगर बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, 18 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो दोस्तों ये एक क्रम है, कम से ज़्यादा मान लो या ज़्यादा से कम का, ये एक सीक्वेंस है सीटों की संख्या के बारे में, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, अभी मैंने बताया कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं 4 क्षेत्रों में। तो उसी में पूछा गया है कि कितने क्षेत्रों से होते हैं, वो 4 क्षेत्रों से होते हैं। मैंने बताया कला, ठीक है, विज्ञान बताया,
विज्ञान, साहित्य और किसके बारे में, समाज सेवा। तो ये 4 क्षेत्रों में मैंने बताया था। तो ऑप्शन में वही पूछा गया है कि कितने क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, उपरोक्त ए या बी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ऑप्शन ए है, केवल वही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। संसद द्वारा राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति के लिए राज्यसभा के उम्मीदवार का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा और गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया। देखिए इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें 2 चीज़ बताई गई कि संसद के द्वारा राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति के लिए राज्यसभा के उम्मीदवार का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक, यानी कि उस राज्य का होना आवश्यक नहीं है, और गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को कब अपनाया गया था। इसमें सीधा पूछा गया है कब अपनाया गया था, 2019, 2003, 2005 और 2014। तो देखिए 2003 में संसद के द्वारा यह किया गया कि भाई राज्यसभा के जो उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, गुप्त मतदान की जो प्रथा थी उसके स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये 2003 में संसद के द्वारा ये सब कहा गया था। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर कितनी जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन है कि हमने पता है ना कि राज्यसभा में जो लोग जाते हैं राज्यों से, तो किस राज्य से कितनी सीटें दी जाएंगी, ये सब जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब इसी के बारे में पूछा है कि भाई कितने लोगों के ऊपर एक सीट का आवंटन है। तो ऑप्शन ए है 40 लाख तक हर 10 लाख पर एक सीट और उसके बाद 20 लाख पर एक सीट, पहला ऑप्शन। दूसरा है 50 लाख तक हर 10 लाख पर एक सीट, उसके बाद 20 लाख पर एक सीट। तीसरा है 30 लाख व्यक्तियों तक हर 5 लाख पर एक सीट, उसके बाद 10 लाख पर एक सीट, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है ये याद रखना कि 50 लाख तक हर 10 लाख पर एक सीट होगी और उसके बाद 20 लाख पर एक सीट रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका सही जवाब कि 50 लाख की जनसंख्या तक तो शुरू में क्या होगा, 10 लाख पर एक सीट दी जाएगी और उसके बाद क्या किया जाएगा, 20 लाख पर एक एक सीट का आवंटन किया जाएगा। तो ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो कार्यकाल का वर्णन है कि भाई ये 5 वर्षों का, देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। यहाँ ये होता है कि 6 वर्षों में 1/3 सदस्य जो पहले आए राज्यसभा में वो हर 2 साल पर 1/3 सदस्य निकलते रहेंगे, यानी कि 1/3 सदस्य निकलते रहेंगे हर 2 साल पर। तो 6 साल में मतलब पूरे निकल जाएंगे। तो 6 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है इनका, राज्यसभा सदस्यों का होता है। तो कहाँ बताया गया है ये 83(1) में कहा गया है। ठीक है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हर सदस्य का कितना, 6 वर्ष उसका कार्यकाल हो जाएगा। तो इसमें यही बताएगा, अगर मान लो देखो अगर उपचुनाव करवाया जाता है, कोई मृत्यु हो जाती है किसी सदस्य की, कोई त्यागपत्र दे देता है, तो इस प्रकार का उपचुनाव जो करवाया गया जो व्यक्ति है जो जीत करके दोबारा जो आता है उनकी जगह पे, वो उतने ही समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना कि समय रिक्त हुए स्थान जो बचा है। मतलब कि जितना समय उसका बचा है, ये नहीं कि 6 साल के लिए रहेगा, जितना बचा है उतने समय के लिए वो रहेगा। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये मैंने लिख दिया है कि उपचुनाव के बाद राज्यसभा सदस्य शेष समय के लिए पद पर रहता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का कार्यकाल क्रम से है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, देखो सभापति कौन होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति कौन होता है, राज्यसभा का ही कोई सदस्य होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का कार्यकाल हमें पता है कि 5 वर्ष होता है।
और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इंपॉर्टेंट बात है। तो जो उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। तो जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, और जो उपराष्ट्रपति है इनका 5 वर्ष का। तो जो 5 वर्ष 6, ऑप्शन सी जो है 5 वर्ष और 6 वर्ष, ये इसका सही जवाब है। कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र उपसभापति को देता है, और राज्यसभा का उपसभापति त्यागपत्र सभापति को देता है। तो असत्य की बात करी है। ये ऑप्शन सी जो है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति को त्यागपत्र नहीं देता है। क्यों? पता ही है कि सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ठीक है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये हमने अभी बता ही दिया है इस चीज़ को। तो उपसभापति को राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कोई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको हटा सकते हैं। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि हाँ। और देखिए एक चीज़ और है, जहाँ पर सभापति का नाम आया है कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक, धन विधेयक, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और संयुक्त बैठक का मैंने बताया था कि आर्टिकल, पिछले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 108 के अनुसार जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, सभापति उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में तो यही था कि राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता है, वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 19(6) लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेगा। मतलब ये पता है कि उनको हटाने का अगर रिजोल्यूशन पास कर दिया हो, प्रस्तावित हो, तो वो अध्यक्ष मतलब उस सदन की क्या अध्यक्षता नहीं करता है। 96 में बताया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। 93 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तो वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये गलत है। 92 में ये बात कही गई है, तो 93 में नहीं कही गई ये बात। अगला क्वेश्चन फिर सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। मैंने बताई है, कहाँ बताई गई बात? 89 आर्टिकल में बताई गई है। और ये मैंने बता ही दिया। 83(1) में हमने कार्यकाल से संबंधित जो डिस्कस किया था राज्यसभा के सदस्यों का, तो उसमें ही कहा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा को 5 साल के बाद इसके जो सदस्य हैं हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिप्लेस होते रहते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय का अधिकार है। तो मैंने अभी बता दिया कि धन विधेयक का जो निर्णय लेता है वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष लेता है, राज्यसभा का सभापति नहीं लेता है। राज्यसभा के सभापति को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ये भी मैंने बताया कि नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये बात तो सत्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति है वो उसका सदस्य नहीं है। हाँ, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा? ये दोनों ही सही हो गए, क्योंकि सत्य के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ उपसभापति आता तब ये गलत होता। सभापति का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो ये था, इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए, सी और डी। ठीक है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसमें एक्चुअली 6 वर्ष लिखते तब ये ऑप्शन गलत होता, सी वाला सही होता, लेकिन थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया है? दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन में चारों डेट दी गई है ये आपको सारी याद रखनी है। 13 मई 1952 को गठन नहीं हुआ, प्रथम बैठक हुई थी राज्यसभा की। इसको पहले नाम दिया जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, उसका नाम जो चेंज बाद में किया राज्यसभा, वो कब किया गया? 23 अगस्त 1954 को। तो 2 चीज़ें तो आप ये याद रख लीजिए कि प्रथम बैठक हुई थी 13 मई को, नाम चेंज किया गया राज्यसभा इसका 23 अगस्त 1954 को। ये जो ऑप्शन बी है ये इसके गठन के बारे में है, 3 अप्रैल को इसका गठन हुआ। अब ये जो सी वाला ऑप्शन है ये क्या? ये लोकसभा के गठन के बारे में है। तो लोकसभा के गठन के बारे में 17 अप्रैल, 3 अप्रैल को राज्यसभा का गठन, 13 मई को पहली बैठक,
23 अगस्त को नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया, जो पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। चूँकि 13 मई को 1952 को क्या हुई, बैठक हुई, तो 13 मई 2002 को स्वर्ण जयंती समारोह है मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हमने बताया 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये किन के संविधान, मतलब कि किस देश के संविधान में ये बात लिखी हुई थी, वहाँ से अपनाया गया है। तो फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका। ऑप्शन सी जो है आयरलैंड, यहाँ से क्या इस चीज़ को उठाया गया है और अपने संविधान में डाला गया है। सुमेलित कीजिए। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट हैं इनको सुमेलित करना। अनुच्छेद 108, तो हमें मैं बार बार बता चुका हूँ कि 108 में क्या कहा गया है, संयुक्त अधिवेशन। किसके बारे में कहा गया है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में 108 में ये बात कही गई है, ठीक है। और 109 जो है, ये जो है ऑप्शन सी, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये दो तो हमारे ये हो गए। तो पहले में ए में तो बी हो गया, अब देखते हैं हम कौन सा है। ए में तो बी हो गया और बी में कौन सा हो गया, सी हो गया। तो देखो पहला ऑप्शन ही मेरे को सही लग रहा है, तो सी वाला कौन सा हो जाएगा, जो 249 है, ये संसदीय विशेषाधिकार। हमने बताया था ना कि संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उनको वो संसद को सौंप सकती है, बाकी वो विशेष अधिकार रखती है जो राज्य सूची में वर्णित विषय हैं उनके ऊपर। 105 में क्या बताया गया है कि 105 का तो है विशेषाधिकार का, और ये जो सी वाला ये है राज्य सूची में वर्णित विषय पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें जो सही जवाब है 1 का कौन सा हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा और बी का सी हो जाएगा और सी का डी हो जाएगा। तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें अगर हम डी करें और ये ए करें तो ये सही है ऑप्शन, इसका सही जवाब यही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको 4 आर्टिकल यहाँ पर याद करने को मिले हैं। 105 में संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं और 249 ये बिल्कुल याद रख लेना। 249 क्या है, राज्य सूची में जो वर्णित विषय है उस पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है। 105 में क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है और 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकती है लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है। दोस्तों 6 महीने तक अपने पास रख सकती है राज्यसभा। लोकसभा द्वारा कोई पारित विधेयक है तो 6 महीने तक अपने पास रख सकती है, ठीक है। और धन विधेयक को कितने, 14 दिन तक अपने पास रख सकती है राज्यसभा। सुझाव दे सकती है, लोकसभा का मानना न मानना उसके ऊपर निर्भर है। संविधान में संशोधन में दोनों सदन की सहमति अनिवार्य है। देखो ये जो धन विधेयक है ये हम आगे भी पढ़ेंगे। धन विधेयक में 14 दिन तक राज्यसभा अपने, मतलब राज्यसभा का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कुछ भी नहीं है, लोकसभा ही वहाँ पर सब कुछ करती है। लेकिन संविधान संशोधन में दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य है। आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति भी दोनों सदनों के द्वारा ही अनिवार्य है। अगर लोकसभा विघटित हो गई है तो राज्यसभा द्वारा स्वीकृति होना अनिवार्य है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर और कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाते हैं। राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। ये गलत बात है। ये तो साफ ही दिख रही है कि राष्ट्रपति को ये नहीं हटा सकती राज्यसभा, ठीक है। महाभियोग में दोनों सदनों का होना जरूरी है। तो राज्यसभा के सदस्य, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए चुनाव में, हो ये तीनों ऑप्शन सही हो गए हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा बहुमत से पास करके ये सब नहीं कर सकती, दोनों सदनों का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची में उल्लेखित विषयों यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय हैं उन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। राज्य सूची में जो विषय हैं कौन कानून बनाएगा, राज्यसभा। लेकिन अगर राष्ट्रीय महत्व का है तो वो संसद को ये अधिकार दे सकती है। कौन सा कथन असत्य है, यदि राज्यसभा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। बिल्कुल सही है ये।
यदि राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो ये साधारण वाला नहीं है, ये गलत है। ठीक है, प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है। ठीक है, 1 वर्ष से प्रभावित, राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये जो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं करना होता है। कोई भी राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उनके बारे में 249 में जो कहा गया है कि 249 के अनुसार जो राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं राष्ट्रीय महत्व को जो संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती, कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो असत्य यही है कि राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो ऐसा नहीं को मतलब कि 2/3 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा में ये कह दिया जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है राष्ट्रीय महत्व का, संसद को कानून बनाने का इस पर मतलब जिम्मा दिया जाए, तब ये हो सकता है, साधारण बहुमत से नहीं होता है। तो दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अब ये बताया कि अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित एक बार संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, 1986 में सीमा क्षेत्र को लेकर भी ऐसा किया गया है। एक और है आर्टिकल 312, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। तो इसमें भी जो है ना, ये भी राज्यसभा का ही काम है। 312 जो आर्टिकल है, अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है, वो नई सेवाओं का सर्जन कर सकती है। तो 2 बार ऐसा किया गया है। 1961 में क्या किया गया, जो भारतीय जो इंजीनियर्स की जो सेवा है, भारतीय वन सेवा है, भारतीय चिकित्सा सेवा, इसका जो सर्जन का अधिकार संसद को दिया। दूसरी बार 1965 में भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा के सर्जन का अधिकार भी किसको दिया गया, संसद को दिया गया। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो राज्यसभा ने 2 बार इस विषय का अधिकार का प्रयोग किया। पहली बार तो ये राज्यसभा ने क्या है, संसद को दिया है। तो आर्टिकल 312 और 249 249 दोनों क्या है, इसके विशेषाधिकार से संबंधित हैं। तो 249 में 2 बार ऐसा किया गया, 1952 और 1986 में, कि संसद को अधिकार दिया गया अपने राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का। 312 में भी नई जो अखिल भारतीय सेवाओं हैं उनका सर्जन के लिए भी संसद को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। तो दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, 249 और 312। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता को किस अधिनियम के बाद मान्यता मिली, अर्थात राज्यसभा में विपक्ष का नेता का पद कब से शुरू हुआ। तो इसमें कुछ ये अधिनियम दिया हुआ है कि विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1969, वेतन भत्ता अधिनियम 1971, 1975 और 1977। तो दोस्तों ये जो विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 97 आया, इसके बाद से विपक्ष का नेता का पद क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, यानी कि इस संसद का जो सदस्य है इसकी निर्हरताओं यानी कि अयोग्यता कब हो सकती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 92 तो चूँकि मैंने बताया था कि राज्यसभा के जो सभापति होता है उनके खिलाफ अगर कोई रिजोल्यूशन लाया गया है तो वह उस सदन की क्या नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। तो ये तो उससे संबंधित है। 96 लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित है कि अगर कोई रिजोल्यूशन लाया गया हो तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा। ये जो 101 ये क्या करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति एक सदन का, यानी कि अगर मान लो विधानसभा का वो सदस्य है किसी राज्य की, तो वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, उसको वहाँ से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो बनेगा। ठीक है, वहाँ का तो 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी राज्य की हो, चाहे वो संसद का कोई सदन हो। तो दोस्तों उससे संबंधित ये था। तो आर्टिकल 101 में क्या कहा गया है कि इनकी अयोग्यता के बारे में बताया गया है कि दोनों सदनों का सदस्य वो साथ में नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का सदस्य सदन की बैठकों में कितने दिन तक लगातार अगर अनुपस्थित हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये 101(4) में कहा गया है। जैसे मान लो कि कोई क्रिकेटर है, कोई संगीतकार है, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है और उसके बाद ये क्या है कि मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर है, राज्यसभा से मनोनीत किए गए थे, अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये जैसे 60 दिन का इसमें क्राइटेरिया
दिया गया है। ठीक है, 60 दिन का क्राइटेरिया इसमें क्या दिया गया है, 101(4) अनुच्छेद के अनुसार ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 105 के अनुसार 105 के अनुसार सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, जो विशेष अधिकार सांसदों को जो दिए जाते हैं, कुछ मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अधिवेशन अगर मान लो कोई चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो उसके 40 दिन पहले, 40 दिन के पश्चात किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये छूट जो है सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये छूट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर गिरफ्तार किया जाता है तो लोकसभा में अगर गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर सदस्य को, तो वहाँ के अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति की अनुमति आवश्यक है। राज्यसभा और लोकसभा के जो ये अध्यक्ष और सभापति हैं, यानी कि राज्यसभा का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बिना न्यायालय उनको किसी भी साक्ष्य, मतलब उसको गवाह के तौर पर या किसी साक्ष्य के लिए उनको विवश नहीं कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनको ये नहीं कहा जा सकता कि आप संसद में ऐसा क्यों बोले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 121 है, वो उच्चतम न्यायालय एवं उस न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो अपना जो कर्तव्य किया गया है, जो भी न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जो अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो उनके बारे में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती है। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और इनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट लाया गया है, महाअभियोग लाया गया है, तब आप उनके बारे में चर्चा कर सकते हो। तो दोस्तों, इनमें जो ऑप्शन है वो देखते हैं। संसद सदस्यों को अधिवेशन से 40 दिन पूर्व या पश्चात सिविल और आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल सही है। संसद के अधिवेशन के दौरान अनुमति के बिना किसी न्यायालय के सामने उपस्थित होने को विवश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किए गए कर्तव्यों की संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही है। संसद को सदन की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने और दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है, ये भी सही है। तो इनमें असत्य पूछा था, तो इनमें असत्य कोई भी नहीं है, सारे सत्य हैं। ठीक है, तो ये पांचवा जो ऑप्शन अगर हम ऐड करेंगे इनमें से कोई नहीं, तो वो है ये चारों जो मैंने बताया आपको। आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अनुमति के बिना, अध्यक्ष और सभापति की अनुमति के बिना विवश नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहाँ पर कोई गलत नहीं डाला, ये सारे सही डालें, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो सारे सही सही डाल दिए, आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 249 और 312। ठीक है, 312 तो है कि भाई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने से संबंधित है। और ये 249 है कि राज्य सूची में जो भी वर्णित विषय हैं उनके बारे में जो है ये कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को दे सकती है। तो ये इसमें बताया गया है। तो ये आर्टिकल दोनों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो मतलब कि जैसे आर्टिकल 249 की बात करें तो हम राज्यसभा उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य थे उनके 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित कर दे कि वे राज्य सूची में ये वर्णित विषय राष्ट्रीय महत्व का है और उस पर कानून, तो संसद उस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बताया भी था कि ऐसा जो प्रस्ताव 1 वर्ष से ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता और हर बार राज्यसभा चाहे तो इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और 2 बार 1952 में और 1986 में हमने बताया था कि ऐसा कर चुकी है राज्यसभा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, तो ये राज्यसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु जो योग्यताएं हैं उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना उसे राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ से मतलब उसका चयन किया है वहाँ की उस सूची में क्या होना चाहिए, वहाँ पर पंजीकृत होना चाहिए। और अगला है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो इसमें है ऑप्शन ए व 2 सही है, 1 व 3 सही है।
पहले तो ऑप्शन एक बार दोबारा से पढ़ लो कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभ्यर्थी को निर्वाचित होना चाहिए, वहाँ से राज्य की मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा उत्तर सही होगा, 1 और 3 सही होगा, क्योंकि बीच में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ये तो ठीक है। तो ऑप्शन ए और 3 थोड़ा सा मतलब सोचना है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ज़्यादा समय दिया है। दोबारा पढ़ लो, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ये सही है। अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना उस राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए, ये नहीं है, गलत है ये। और पद धारित, ये तो सब के लिए एप्लीकेबल है कि लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार इसीलिए बताया कि योग्यताओं में है, ऐसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उलझा सकते हैं इनमें से। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। हमने पहले ही बताया कि जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति होता है, उसका कार्यकाल 5 साल होता है और वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को क्या किए जाते हैं, प्रदत्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें है जैसे राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना, राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये राज्यसभा को अधिकार नहीं है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने, एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव, ये तो है। तो इसमें एक्चुअली सही पूछा था, तो ऑप्शन हमारे पास सही आ गया, लेकिन आगे वाले भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के ये थोड़ी पेंशन डिसाइड करते हैं। चुनाव आयोग की क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्त की संख्या निश्चित करना, ये भी नहीं करते। तो सिर्फ ये अखिल भारतीय सेवाओं का और ये भी, तो ये विशेषाधिकार में ही ये चीज़ें आती हैं। ये मैंने बता दिया ना पहले, 249 और 312 जो है विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में स्थान का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अनुसूची 4 में इसका क्या किया गया, स्थानों का आवंटन का जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य युग्म ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था लोकसभा में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25-25 सीटें थी, ठीक है। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, कि भाई राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। समान प्रतिनिधित्व मतलब समान सीटें जिनको दी गई हैं, गुजरात राजस्थान, आंध्र प्रदेश गुजरात, आंध्र प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसमें जो है ना ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इसमें कितनी है, 11-11 सीटें दी गई हैं। तो वहाँ हमने 25-25 लोकसभा में आंध्र प्रदेश और राजस्थान की बात करी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीटें दी गई हैं। यदि राज्यसभा में सरकार बहुमत में पराजित हो जाए तो क्या होता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू होता है, नहीं। भंग हो जाती है, नहीं। तो उनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो जब भंग ही नहीं किया जा सकता तो इसमें किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि हर कितने 2 साल में 1/3 सदस्य क्या लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, अवकाश लेते हैं। तो 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष वाला देख लो, ऑप्शन 1 जो है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर करते हैं। तो टोटल 6 साल में इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता, सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, कुछ सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ए और सी सही है। तो जो ऑप्शन ए है और सी है ये सही है, क्योंकि कुछ सदस्य मतलब कि 1/3 अवकाश लेते हैं और विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषदों के द्वारा, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, राज्य की विधानसभा विधान परिषदों के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो ये विधानसभाओं के द्वारा क्या किए जाते हैं, इनका चयन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। राज्यसभा घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रहित में है। ये क्या कहा है कि कथन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है।
तो राज्यसभा को उपस्थित व मत देना कम से कम 2/3 सदस्यों तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि भाई ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ये चौथे वाला जो है ना, ये गलत है। ये राज्यसभा थोड़ी बना सकती है राष्ट्र हित का कोई मामला हो, ऐसा नहीं है। ये राज्य सूची में वर्णित विषयों पर बना सकती है, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया इसने कि राष्ट्र हित में जो भी मामला होगा उसके लिए ये बनाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ये क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। राज्यसभा घोषित करना होगा कि ऐसा मामला राष्ट्र हित में 2/3 बहुमत से सब पास करना होगा, और ऐसी विधि जो बनाई जाएगी संपूर्ण भारत उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी नरगिस दत्त थी। तो दोस्तों ये थे राज्यसभा से। मेरे हिसाब से अब राज्यसभा में कोई डाउट नहीं होगा, सारे आर्टिकल, सारा जो भी मटेरियल था, माल मसाला जो था वो यहाँ डिस्कस कर दिया। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।